हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसकी जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं उन्हें समझेंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसके करीबन आई थिंक 19 क्वेश्चंस हैं। मैं सभी क्वेश्चंस एक वीडियो में कवर नहीं करूँगा, मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाऊँगा। हर वीडियो में 3 या 4 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करेंगे। तो पहला इसका क्वेश्चन है, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सभी एटम्स जो हैं, कोई भी एलिमेंट हो, इन पार्टिकल्स से बनी होती है। तो इन तीनों पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज अलग हैं। तो पहली प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे? चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज होता है इसमें, ठीक है। इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होगा, प्रोटॉन पॉजिटिव होगा, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होगा। और दोनों का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो बराबर होता है। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का है उतना प्रोटॉन का है, वो ताकि जब दोनों एक एटम में होते हैं तो चार्ज को कैंसिल कर देते हैं। दूसरा क्या है? मास। इसका मास होता है नेग्लेजिबल। नेग्लेजिबल होता है, ना के बराबर। कितना होता है? 1/2000 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। जितना प्रोटॉन का मास है उसका 1/2000वां पार्ट, इसलिए कहते हैं नेग्लेजिबल। इसका क्या होता है? 1 AMU। एक्चुअली 1 AMU नहीं होता है, होता है 1.007 समथिंग। तो हम इसको 1 AMU ही मानते हैं, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है। और इसका भी 1 AMU होता है। ये भी वैसे देखा जाए तो 1.008 समथिंग समथिंग होता है। मैं लिख देता हूँ नीचे, 1.007, 1.00820 है। ये वो है, डेसिमल नंबर्स का भी चल रहा है, रेकरिंग डेसिमल नंबर है। तीसरा क्या होता है? ये दोनों न्यूक्लियस में होती हैं, मतलब एटम के सेंटर में इकट्ठे होते हैं दोनों। ये रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस। जो एटम है सब बीच में है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके रिवॉल्व करेंगे इसके आसपास, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए, इसको अपने ऐसे लिखना है। इसका नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल। इसका 1 AMU मास होता है। इसका नेग्लेजिबल विच इज़ इक्वल टू 1/2000 ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। जितना इसका मास है उसका 1/2000वां भाग। ये न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं, ये न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं दोनों, ठीक है। तो ये इनकी 3 प्रॉपर्टी है, 3 भी लिख देंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है। ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं क्लास 9 में। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जे थॉम्सन मॉडल? जे थॉम्सन मॉडल हमने सबसे पहले पढ़ा था। इसकी लिमिटेशन बताना है। लिमिटेशन मतलब इसमें क्या खामियां हैं इस मॉडल में जो जे थॉम्सन ने बनाया था। उनका मॉडल क्या था कि सारा जो एटम का पॉजिटिव मास है वो एक सफियर टाइप होता है, गोला जैसा होता है, जैसे गेंद है, जैसे तरबूज है। उसके बीच में जैसे तरबूज के बीज हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन है, ये मान लीजिए तरबूज है, तरबूज हो गया सारा पॉजिटिव मार्क, ये सारा पॉजिटिव है, और ये जो इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव है।
इसका सबसे बड़ा मेन लिमिटेशन है कि इसमें एम्प्टी स्पेस कोई नहीं है, जबकि एक्सपेरिमेंटली पाया गया था कि एटम में बहुत सारा स्पेस एम्प्टी होता है, खाली होता है। तो उसका क्या लिखेंगे? द मेन लिमिटेशन ऑफ दिस मॉडल is that there is no empty space in the atom, but experimentally रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था एक, it was found that there is a large empty space in atom। तो ये इसकी लिमिटेशन है, ये बता नहीं पाता मॉडल कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस होता है जो खाली होता है। ये एक्सपेरिमेंटली पता लगा था, एक वैज्ञानिक ने एक्सपेरिमेंट किया, प्रयोग किया, उससे पता लगा कि एटम के अंदर बहुत एम्प्टी स्पेस होता है, लेकिन इस मॉडल के अंदर एम्प्टी स्पेस नहीं है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। इसको आप लिख के अपना नोटबुक में नोट करके आप इसका आंसर बना सकते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल? रदरफोर्ड मॉडल जो था उसकी भी लिमिटेशन थी, उसमें भी कुछ कमी थी। क्या लिमिटेशन थी? उसने, रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है तो एनर्जी रेडिएट करता है। जब एनर्जी रेडिएट करेगा तो कभी ना कभी उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो कोलैप्स कर जाएगा और एटम अनस्टेबल हो जाएगा, जबकि एटम स्टेबल होता है। एज पर रदरफोर्ड मॉडल, इसका आंसर ऐसे बनेगा, एज पर रदरफोर्ड मॉडल electrons revolve around nucleus, but an object moving in circular in a circle, moving in a circle radiates energy, hence electron will lose energy and collapse होता है, नीचे गिर जाना, जैसे बिल्डिंग गिर जाती कोई, in the nucleus, making atom unstable। इलेक्ट्रॉन घूमेगा, एनर्जी उसकी कम होती जाएगी, कम होते होते वो गिर जाएगा न्यूक्लियस के अंदर और एटम कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब एटम अनस्टेबल है। जबकि ऐसा होता नहीं है, सभी एटम स्टेबल है, तभी तो सारी दुनिया बनी हुई है। बट ऑल एटम्स आर स्टेबल। यहाँ लिख देता हूँ, ऑल एटम्स आर स्टेबल इन रियलिटी। सच्चाई में वो सब
स्टेबल होते हैं। तो ये इसकी वीकनेस है थ्योरी की, यहाँ से आके यहाँ पे आ गए। क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, अगर कोई चीज़ सर्कुलर मोशन में घूमती है तो एनर्जी रेडिएट करती है, एनर्जी रेडिएट करती है, उसकी एनर्जी कम होगी, वो गिर जाएगा, एटम विल कोलैप्स, एटम नष्ट हो जाएगा। तो एटम नष्ट हो गया मतलब एटम अनस्टेबल है, अनस्टेबल होता नहीं, इसलिए मॉडल सही नहीं है। देयर इज ए वीकनेस इन द मॉडल। डिस्क्राइब द बोहर्स मॉडल। ठीक है, बोहर मॉडल में क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर in the nucleus of atom, और न्यूक्लियस बहुत थोड़ी जगह घेरता है। very little space। एटम के अंदर ये बहुत छोटा होता है, जो इलेक्ट्रॉन से दूर घूमते हैं, ये बहुत थोड़ी जगह घेरता है न्यूक्लियस। फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूमते हैं रदरफोर्ड की तरह ही। रदरफोर्ड में भी लिखा था कि घूमेंगे, लेकिन यहां पर क्या है, स्पेशल ऑर्बिट्स हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी घूम लेगा, ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन स्पेशल ऑर्बिट्स, या स्पेशल शेल भी कहते हैं, कॉल्ड डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग, एक शेल ये है, उसके बाद दूसरा शेल है, ये इससे अलग है, ये तीसरा शेल है, ये इससे अलग है, डिस्क्रीट अलग है। ऐसा नहीं कि कोई इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ घूम रहा है, फिर कभी यहाँ घूमेगा, कभी यहाँ घूमेगा, नो। जो इलेक्ट्रॉन के शेल में है वो के में रहेंगे, जो एल में है वो एल में रहेंगे, जो एम में है वो एम में रहेंगे, इसलिए डिस्क्रीट कहते हैं। जैसे फौजी चलते हैं एक लाइन में, एक लाइन में एक चल रहा है फौजी, दूसरी लाइन में दूसरा चल रहा है, आपस में वो एक लाइनें चेंज नहीं कर सकते। आपने देखा ना फौजियों को मार्च करते हुए, एक कतार में एक फौजी चल रहा है, दूसरी कतार में दूसरे चल रहे हैं, तीसरी कतार में तीसरे चल रहे हैं, आपस में वो लाइनें चेंज नहीं करते। तो ऐसे भी इलेक्ट्रॉन अपना वो चेंज नहीं करते हैं। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स एंड डू नॉट लूज एनर्जी, ये एनर्जी लूज नहीं करते, इसलिए एटम कोलैप्स नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन 5, कंपेयर द मॉडल्स ऑफ एन। अच्छा, 3 मॉडल देखे हमने, थॉमसन मॉडल, फिर रदरफोर्ड मॉडल, फिर बोहर मॉडल। तो कहता है तीनों को कंपेयर करिए। ये क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करिए, क्योंकि मैंने तीनों आपको समझा दिए। ठीक है नहीं, पहले मॉडल में क्या था कि वो एक केक जैसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव मैटर है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें कोई स्पेस नहीं है। दूसरे में क्या है, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं,
पर उनमें एनर्जी लूज कर रहे हैं। इसमें वो डिस्क्रीट शेल्स में घूम रहे हैं, के शेल में, फिर एल शेल में, फिर एम शेल में। इसका आप खुद अटेम्प्ट करिए, आंसर क्या बनेगा। जब आपको मॉडल तीनों समझ आ गए हैं तो आप इनको कंपेयर भी कर पाएंगे। जो मैंने अभी आपको 3 क्वेश्चन के आंसर लिखाए हैं वहीं से आपका कंपैरिजन बनेगा। ये आप खुद प्रयास करिए। क्वेश्चन 6, बोहर मॉडल में जो रूल्स हैं उनके बारे में आपने लिखना है। रूल्स क्या हैं? तो पहला रूल क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल, शेल के ही ऑर्बिट के ही दोनों वर्ड चलेंगे, इज डिटरमिन्ड बाय फॉर्मूल बाय इज गिवन, वैसे कर देते हैं, गिवन या इज इक्वल टू 2n², वेयर n is number of the shell। जैसे k शेल का नंबर 1 होता है, l का नंबर 2 होता है, m का नंबर 3 होता है, n का नंबर 4 होता है। तो इस नंबर से हम जो है ढूंढ सकते हैं कि एक शेल में कितने एटम्स होंगे। दूसरा रूल क्या है? The inner shell is filled before the next shell is before electrons fill the next shell। तो मान लीजिए हमारे पास है कार्बन, तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो के में पहले 2 आएंगे, ये 2 फिल होने के बाद में एल में 4 आएंगे। अगर है किसी में 12 किसी एटम में 12 इलेक्ट्रॉन है तो पहले में 2 आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, फिर उसके बाद एम में 2 जाएंगे। 8 2 10 2 12। पहले ये वाला फिलअप होगा, फिर ये फिलअप होगा, ये फिलअप होगा। ये इनर है, उसके बाद का, उसके बाद का। तीसरा रूल क्या है? तीसरा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे बाहर का शेल होगा, इज 8। आउटर मोस्ट शेल में हमेशा मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो अगर हम लेते हैं किस 18 का था, किसका था 18? एक सेकंड में बताऊं आपको। एर्गॉन, एर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहले के में आएंगे 2, एल में आएंगे 8, फिर 10 हुए, फिर एम में 10 नहीं आएंगे, 18 आ सकते हैं इसमें, 4 3 3 25 में 18 आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल है तो इसमें 8 ही आएंगे, और उसके बाद में एन में जाएंगे 2। समझ आ रहा है आपको? के शेल में 2 होंगे, फिर बचे हमारे पास 16, 16 में से 8 यहाँ चले गए, फिर हमारे पास बचे 8, अच्छा 18, सॉरी इसमें 20 कर दिया, गलती है। तो ये 8 इसमें आ जाएंगे लास्ट वाले में। तो 18 का लिखा है तो 18 में ऐसे होगा। तो ये आप एग्जाम्पल दे भी सकते हैं यहाँ पे।
फोर्थ पॉइंट कर सकते हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आर्गन is as follows: K 2 L 8 M 8. ये एर्गॉन का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। आउटर मोस्ट में 8 है, पहले ये फिलअप हुआ, फिर ये फिलअप हुआ, फिर ये फिलअप हुआ। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इसको यहीं विराम कर देते हैं। 6 क्वेश्चंस हो गए हैं, 5 मैंने समझा दिए, एक आपने खुद अटेम्प्ट करना है। तो उसके 7th ऑनवर्ड जो है अगले वीडियो में करेंगे। ओके, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।